हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में जो 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक सेगमेंट से डिस्कस करेंगे, इन पर्टिकुलरली स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहां पर कह रहे हैं कि रिसेंटली ही जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उन्होंने साइन की एक एमओयू विद द जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी कंपनी सीई इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। अब इसी से रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं इस एमओयू से रिलेटेड। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहे हैं ये जो कोलैबोरेशन है इसके चलते क्या रहेगा कि अब एनेबल किया जाएगा कि उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके, ज्वाइंटली आइडेंटिफाई किया जा सके और बनाया जा सके एक होलिस्टिक जियोस्पेशियल पोर्टल जो कि बेसिकली हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा सेट्स को यूटिलाइज करेगा। ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं भुवन एक आपका डेटा रिपोजिटरी है आपके जितने भी मेटेरोलॉजिकल मिशंस रहते हैं इसरो के उनके लिए, और ये डील करता है वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ओशिनोग्राफिक एंड ट्रॉपिकल वाटर साइकिल से। तो 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं इस पर्टिकुलर एमओयू से रिलेटेड। आपका न्यूज में आया था, पीआईबी में इसकी नोटिफिकेशन भी आई थी, वहां पर ये सारा डेटा आपको प्रोवाइड किया गया था, वहीं से आपके लिए ये क्वेश्चन निकाला गया है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहली स्टेटमेंट में तो बिल्कुल करेक्टली बताया गया है इस कोलैबोरेशन के बारे में। इस एमओयू का जो पर्पस था वो यही था कि वहां पर एक होलिस्टिक जियोस्पेशियल पोर्टल तैयार किया जाए जो कि यूटिलाइज करेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा सेट्स को। ठीक है जी। बट जो यहाँ पर भुवन के बारे में बात हो रही है यह आपकी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है अभी हम देखेंगे, बट यहाँ पर आपकी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, डिफिकल्टी लेवल हम मीडियम कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप करंट अफेयर्स अपने रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात की डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि बेसिकली आपका इसरो भी इसी का ही एक पार्ट है। तो बेसिक यहाँ पर ये जो एमओयू साइन हुआ है इसके चलते आपकी जियोस्पेशियल पोर्टल्स की बात की गई है। क्या नाम है उनका? भुवन, वेदास एंड मॉसडेक। तो जो वहां पर डेटा रिपोजिटरी के बारे में बात हो रही थी वो आपकी मॉसडेक के बारे में बात हो रही थी। ठीक है जी। तीनों के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो आपका इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जिसे हम नाविक भी कहते हैं, इंडिजिनियस नेविगेशन सिस्टम है जो इसरो द्वारा डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर ये नाविक को ही यूज करते हुए आपका पोर्टल्स तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ पर भुवन क्या है? 3 आपके पोर्टल्स हैं, तो तीनों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। पेयरिंग के फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि तीनों पोर्टल्स के नाम दिए गए हों और उनके ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखे गए हों, आपसे पूछा जाए कौन कौन से पेयर्स यहाँ पर करेक्ट हैं। तो भुवन के बारे में बात करें, नेशनल जियो पोर्टल है जो कि डेवलप और होस्ट किया जाएगा इसरो द्वारा, जिसमें आपकी जितने भी जियो स्पेशल डेटा सर्विसेज और टूल्स हैं एनालिसिस के लिए वो सभी अवेलेबल रहेंगे। वहीं बात करें वेदास के बारे में, विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम, एक ऑनलाइन जियो प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे ऑप्टिकल, माइक्रोवेव, थर्मल, जियोस्पेक्ट्रल इन सभी डेटास को यूज करते हुए, इनकी सभी एप्लीकेशंस को यूज करते हुए ये पोर्टल तैयार किया जाएगा। ठीक है जी। और जितने भी हमारे एकेडमियां होगी, रिसर्च या प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, इन सभी में इसका यूज किया जाएगा, ऐसा इसरो ने कहा है। मॉसडेक के बारे में बात करें तो ऑलरेडी थर्ड स्टेटमेंट में हम बात कर चुके हैं, मेटीरियोलॉजिकल एंड ओशिनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा आर्काइवल सेंटर, डेटा रिपोजिटरी है। जितने भी हमारे मेटेरोलॉजिकल मिशंस रहते हैं इसरो के उनका सभी का डेटा यहाँ पर जमा रहता है। साथ के साथ वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, आपकी ओशिनोग्राफी होगी, ट्रॉपिकल वाटर साइकिल्स होगी, इन सभी के साथ ये डील करता है। इंपॉर्टेंट है तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूर अपने नोट्स में इन्हें कंपाइल कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सी चीज पूछी गई है, बहुत बार डिस्कस भी हो चुकी है। कह रहे हैं कि आपका नासा और इसरो कोलैबोरेट कर रहे हैं एक सैटेलाइट को बनाने में जिसका नाम है निसार। अब इसी से रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट्स यहाँ दी गई हैं। पहले में कह रहे हैं निसार आपका लॉन्च किया जाएगा केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। सेकंड में कह रहे हैं ये आपका स्कैन करेगा ग्लोब को हर 12 दिन में ओवर द कोर्स ऑफ इट्स 7 ईयर मिशन। तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर निसार से रिलेटेड, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर जो बात हो रही है निसार के बारे में, तो ये आपका सतीश धवन जो हमारा हम किसने लॉन्च पैड है वहां का जो सेंटर है वहां से लॉन्च किया जाएगा, ना कि केनेडी स्पेस सेंटर से। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई। सेकंड में कह रहे हैं कि ये स्कैन करेगा ग्लोब को हर 12 दिन में ओवर द कोर्स ऑफ इट्स 7 ईयर मिशन। तो यहां पर ये जो 7 ईयर मिशन है ये टर्म गलत है। हर एक सैटेलाइट की कितना टर्म है, कितनी देर तक वो सर्व करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट पहले से कुछ और किया होता है कि जैसे 5 साल का इसका सर्विंग पीरियड रहेगा, फिर वो एक्सटेंड कर दिया जाता है टू 7 ईयर्स और 8 ईयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है कहाँ मिलेगी? इसरो की वेबसाइट पे मिलेगी, एकदम क्रस्ट फॉर्म में। तो ये आपका 7 ईयर मिशन नहीं, ये आपका 3 साल का ही मिशन है, बट ये बेसिकली स्कैन करेगा हमारे पूरे ग्लोब को हर 12 दिन में। ठीक है जी। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर इनकरेक्ट हुई और पूछी भी आपसे इनकरेक्ट ही गई थी।
तो इसी के आधार पर सी ऑप्शन हमारी यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। काफ़ी बार निसार टॉपिक आपका डिस्कस भी हो चुका है, इसलिए हम इसे इजी मीडियम कैटेगरी में डालेंगे। तो यहाँ पर आपके रडार इमेजिंग को यूज़ करते हुए ये जो नासा इसरो का एक कोलैबोरेशन है, ठीक है जी, इसमें नासा इसरो और सार सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका पूरा नाम रखा गया है निसार, ठीक है जी। तो ये अब यहाँ पर तैयार किया जा रहा है कि जो हमारे प्लैनेट की सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं उसको ऑब्जर्व करे, उनकी मेजरमेंट्स ले। अब क्या रहता है कि जितनी भी हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके चलते काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं अर्थ के सरफेस में। अगर हम आइस कैप्स के बारे में ही बात करें, किस तरीके से वो मेल्ट कर रहे हैं, तो उनकी कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर ये निसार का रोल आएगा कि ये हेल्प करेगा इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करने में, कि कोई भी अर्थक्वेक आ रहा है, सुनामी आ रही है, वॉल्केनोज आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे ही अर्थ के सरफेस पर। तो ये कोशिश करेगा उन चेंजेस को पहले ही प्रेडिक्ट करने की, ताकि टाइम से हम जितनी भी सरकारें इसमें इन्वॉल्व रहेंगी उन्हें इन्फॉर्म किया जा सके और नेसेसरी स्टेप्स लिए जा सकें, ठीक है जी। तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोनों ही प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस आंसर राइटिंग के तौर पे भी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो वहां पर आप इसे कोट कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर आपको यहां 3 कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। पूछ क्या रहे हैं कि इनमें से आपकी कौन सी कंट्रीज हैं जिनके अपने खुद के सेल्फ डेवलप्ड स्पेस स्टेशन है सर्विस में। 3 ऑप्शंस कौन कौन सी हैं? जापान, चाइना, रशिया, और उसी से रिलेटेड आपको 4 कोड्स यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहां पर थोड़ा सोचिए इसके बारे में। सेल्फ डेवलप्ड स्पेस स्टेशन के बारे में बात हो रही है जो कि सर्विस में है, ठीक है जी। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जापान का तो कभी खुद का स्पेस स्टेशन था ही नहीं। चाइना और रशिया का जरूर था, बट अब इन दोनों में से रशिया का अभी आपका सर्विस में नहीं है, सिर्फ चाइना का ही सर्विस में है। और दूसरा कौन सा है आपका? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है जी। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी सी की 2 ओनली। तो इंपॉर्टेंट है इस तरीके से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिसेंटली ही चाइना ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को इस सेल्फ डेवलप्ड स्पेस स्टेशन के जो कोर मॉड्यूल है तियान्ने, आई होप प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर करेक्ट हो, तो यहाँ पर भेजा है 3 महीने के मिशन के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली स्पेस एक्सप्लोरेशन पर काम कर रहा है, और इसी के चलते उन्होंने अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की भी बात रखी है और कर भी रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर चाइना जिस तरीके से स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है जी। अब आपको पता क्या होना चाहिए इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड? पहली बात कि सर्विस में कौन से हैं, वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन में। फिर आपके जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें कौन कौन आते हैं, तो उसमें आपके कनाडा, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड स्टेट्स और आपके 11 मेंबर स्टेट्स हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के, ठीक है जी। अब इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, अगर पहले आपके ऐसे कोई स्पेस स्टेशन थे जो कि सर्विस में थे, तो कौन कौन सी कंट्रीज के थे या किस किस के थे? तो आपके सोवियत स्पेस प्रोग्राम के सल्यूट यहाँ पर आपको मेंशन की गई है, कब कब इनका डेटा रहा है, कब कब इन्होंने ऑपरेट किया है। फिर नासा की स्काई लैब थी आपकी, ठीक है जी। पहला था यूनाइटेड स्टेट्स का स्पेस स्टेशन स्काई लैब, जो कि बेसिकली आपके 1973 से 1979 तक सर्विस में रहा। फिर आपका सोवियत स्पेस प्रोग्राम मीर था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई थी जो खास थी वो क्या थी कि सर्विस में पूछा गया है कि करंटली कौन कौन से अभी हैं। तो अभी आपका चाइना का ही और साथ के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये 2 स्पेस स्टेशन हैं जो कि सर्विस में हैं। तो एक तरीके से चाइना के लिए राइवल का रोल प्ले करेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं और कैसे कैसे ये आपका जो चाइना का स्पेस स्टेशन है डेवलप करता है। 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बात हो रही है यहाँ पर द कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट, चाइम जिसे कहते हैं। उन्होंने डिटेक्ट किए हैं 535 न्यू फास्ट रेडियो बर्स्ट ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट पीरियड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है जी। जो पहला उनका 1 साल का ऑपरेशन था उसमें इन्होंने 535 न्यू फास्ट रेडियो बर्स्ट ऑब्जर्व किए थे, और इसी के चलते ये न्यूज में भी था। अब इसी से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स यहां दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, बात हो रही है एफआरबीज के बारे में। रेडियो पल्सेस रहती हैं जो कि लाइट फ्लैशेस की तरह दिखती हैं, और ये लास्ट करती हैं फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ मिली सेकेंड, और ये आपकी ग्लो भी करती हैं कई टाइम्स, ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं इसने जो आपका चाइम है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, इसने सक्सेसफुली ट्रेस कर दिया है कि क्या ओरिजिन है आपके एफआरबीज का, ठीक है जी। और उसे कहां तक ट्रेस किया है? ब्लैक होल्स तक ट्रेस किया है कि ब्लैक होल्स बेसिकली इसका ओरिजिन है। थर्ड में कह रहे हैं जो आपकी चाइम है ये लोकेटेड है एट द डोमिनियन रेडियो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया। कहाँ है ये? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है जी। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं,
पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करंट अफेयर रिलेटेड ही क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए एफआरबीज के बारे में तो बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। आपकी रेडियो पल्सेस रहती हैं जो कि हमारी हम कह सकते हैं गैलेक्सी या फिर सोलर सिस्टम में भी ऑब्जर्व की जाती हैं, बट इसे चाइम ने सक्सेसफुली ट्रेस नहीं किया गया है। ठीक है जी, इसका ट्रेस अभी तक भी नहीं मिला है कि कहाँ से आ रही हैं, कैसे इसका ओरिजिन हुआ है, ये अभी तक अननोन है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ इनकरेक्ट है। थर्ड में करेक्टली बताया गया है कनेडियन है, तो काफ़ी हद तक वैसे हम इजीली बता सकते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है ही। कनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट है, तो ब्रिटिश कोलंबिया की बात की जा रही है, बट अब पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी का नाम यहाँ पर दे दिया गया था, तो थोड़ा यहाँ डाइसी हो सकता था आपके लिए डिसाइड करना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो कहीं ना कहीं अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप इसे करेक्टली मार्क कर पाएंगे। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और उसी के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, फैक्चुअल नेचर क्वेश्चन था, डिफिकल्टी लेवल हम मीडियम हार्ड कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी हद तक फैक्ट्स यहाँ पर पूछे गए थे। तो ये जो आपका चाइम एक्सपेरिमेंट है, तो इसके चलते आपके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कोलैबोरेट किया है और यहाँ पर मेड इन स्काई स्कैनिंग की गई है जब से ये ऑपरेशनल किया गया है 2018 से। तो वहीं पर ये ऑब्जर्व किया गया जो कि ये 535 रेडियो बस इसने ऑब्जर्व किए। ठीक है जी, अब ये जो आपके एफआरबीज हैं, ऑडली ब्राइट फ्लैशेज रहती हैं लाइट की। ठीक है जी, रेडियो बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को रजिस्टर करते हुए ये पास करता है और बहुत ही फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए ही ये आपका लास्ट करता है। हम कह सकते हैं इसे हम ट्रेस कर पाते हैं जब तक ये आपका गायब हो जाता है। बट खास बात क्या है जो आपको पता होनी जरूरी है और जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट में भी पूछी गई थी कि इसके ओरिजिन्स अननोन है और जो इसकी अपीयरेंस है वो हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, ये कभी भी हो सकता है, इसलिए इसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग करनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल सी चीज पूछी गई है कि इनमें से आपके कौन से हम कह सकते हैं ऑर्बिटर या फिर मिशंस हैं जो कि सिलेक्ट किए गए हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा एज इट्स नेक्स्ट ऑर्बिटर, जो कि विजिट करेगा वीनस को समटाइम इन 2030। तो चार ऑप्शंस आपको यहाँ पर दी गई हैं, वीनस एक्सप्रेस, वेनेरा 15, एनविजन एंड मैरिनर 10। तो चार ऑप्शंस हैं, थोड़ा सोचिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन है एनविजन। तो फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, डिफिकल्टी लेवल हम इजी कह सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपने इसका नाम पढ़ा होता, न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, बहुत इजीली आप बता सकते थे कि इसका करेक्ट ऑप्शन एनविजन है, इसलिए आपका ये न्यूज़ में भी था। तो एनविजन अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नेक्स्ट वीनस ऑर्बिटर रहेगा जो कि प्रोवाइड करेगा होलिस्टिक व्यू प्लैनेट का फ्रॉम इट्स इनर कोर टू अपर एटमॉस्फेयर, कि ताकि यहाँ पर ये एस्टैब्लिश किया जा सके कि किस तरीके से जो वीनस और अर्थ है वो इवॉल्व हुए हैं डिफरेंटली। ठीक है जी, तो ये जो पूरा डिसीजन था कि एनविजन इनका नेक्स्ट वीनस ऑर्बिटर रहेगा, ये कब लिया गया, जो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का साइंस प्रोग्राम कमेटी थी, 10 जून को डिसीजन लिया गया था। ठीक है जी, अब साथ के साथ इसमें खास बात क्या है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एनविजन में आपका ये रहेगा तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा ही लीड किया जाएगा मिशन, बट नासा की भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस रही जाएंगी। साथ के साथ इसे लॉन्च किया जाएगा एरियन 6 रॉकेट पे। स्पेसक्राफ्ट आपका कुछ समय लेगा, 15 महीने का, टू रीच द वीनस, एंड इट विल टेक 16 मोर मंथ्स टू अचीव ऑर्बिट सर्कुलराइजेशन। ठीक है जी, तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, एनविजन से रिलेटेड। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप साइंस एंड टेक के पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन देखें तो कुछ आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं, काफ़ी हद तक स्पेस एक्सप्लोरेशन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा लाने के लिए, ताकि आपकी जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा यहाँ पर बेहतर हो सके। ठीक है जी, और साथ के साथ है कि पीस इंफॉर्मेशन कि आज रात 12 बजे से 12:01 से हमारा नया इनिशिएटिव है 1 डे 1 रुपी ऑल यूपीएससी कोर्सेज। ठीक है जी, तो ये शुरू हो जाएगा। एक दिन के लिए आपको सभी कोर्सेज का एक्सेस यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप देख सकें किस तरीके से हमारे जो कोर्सेज हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं, किस लेवल का कंटेंट वहाँ प्रोवाइड किया गया है, क्या वहाँ पर डिलीवरी है कंटेंट की, और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की। ठीक है जी, और साथ के साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एंड स्लीपी को भी 4 साल पूरे हो गए हैं, तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।